दोस्तों, अगर आप कभी पहाड़ों की यात्रा पर निकले हैं तो आपने भी महसूस किया होगा वो सन्नाटा, वो ठंडी हवा और वो सुनसान रास्ते। लेकिन अगर उस रास्ते पर आपकी गाड़ी रुक जाए और आप किसी ऐसे गांव में फंस जाए जो शायद इस दुनिया का हो ही नहीं, तो क्या आप वहां से जिंदा वापस आ पाएंगे? दोस्तों, ये कहानी भी एक ऐसे ही परिवार की है जिसने सिर्फ छुट्टियां बिताने का सोचा था, लेकिन परिवार के 4 सदस्यों में से सिर्फ 3 ही वापस लौट सके। तो आखिर क्या हुआ था उस परिवार के साथ? सुनिए उनकी आप बीती कहानी, खुद परिवार के मुखिया की जुबानी। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेवयार्ड वॉइसेस पर, जहां आप सुनने जा रहे हैं एक सच्ची आप बीती पर आधारित कहानी जो शायद आपकी भी अगली यात्रा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। हवा में गर्मी और उत्साह का मिला जुला एहसास था। छत पर खड़ा मैं, अरुण, आखिरी सामान की जांच कर रहा था। नीचे से नीतू की आवाज आई, अरुण, आरवी की स्विमिंग कॉस्ट्यूम मैंने नीले बैग में रखी है, ठीक है ना? और आर्यन के स्नैक्स का डिब्बा किचन काउंटर पर रखा है, उसे याद से रख लेना। उसकी आवाज में वही बेचैनी और खुशी का मिश्रण था जो हर यात्रा से पहले होता है। 2 दिन से हम सब इसी उधेड़-बुन में थे। कपड़े पैक करना, खाने पीने का सामान जुटाना, गाड़ी का चेकअप। 6 महीने की मेहनत के बाद मिली ये 2 सप्ताह की छुट्टी थी। मंजिल थी मसूरी की ठंडी पहाड़ियां, दिल्ली की इस भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए। 12 साल की आरवी और 8 साल का आर्यन बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे थे। वो अपने अपने बैग बार बार खोलकर जांचते कि उनका कोई खिलौना या गेम छूट तो नहीं गया। पापा, कल सुबह कितने बजे निकलेंगे? सबसे पहले मैं कार में बैठूंगा, आर्यन ने जोर से घोषणा की। आरवी ने आंखें घुमाई, हमेशा की तरह भाग दौड़। पापा, आपने गूगल मैप्स पर नया रूट सेव किया है ना? वो शॉर्टकट वाला? उसने जिस शॉर्टकट की बात की वो मेरे दोस्त राजीव ने बताया था, जो पिछले महीने मसूरी गया था। हाँ बेटा, मैंने जवाब दिया थोड़ा गर्व से। राजीव अंकल ने कहा था, हरिद्वार ऋषिकेश वाले पुराने रास्ते से जाने पर ट्रैफिक बहुत मिलता है। उन्होंने एक कच्चा रास्ता बताया जो NH 334 से निकलकर सीधे चक्राता होते हुए मसूरी की ओर जाता है। कहते हैं 2 घंटे बच जाते हैं और दृश्य भी बहुत सुंदर हैं। मेरे मन में भी एक साहसिक भावना थी, टूरिस्टी भीड़ से दूर असली देहाती भारत देखने का मौका। नीतू ने सिर हिलाया, लेकिन मैं उसकी आंखों में थोड़ी सी शंका पड़ सकता था। कच्चा रास्ता पक्का सही रहेगा ना अरुण? गाड़ी तो ठीक है? उसने पूछा, हमारी ट्रस्टी ओल्ड स्कूल इनोवा की ओर इशारा करते हुए जो गैराज में तैयार खड़ी थी। बिल्कुल ठीक है डार्लिंग, मैंने आश्वस्त किया। सर्विस करवा दी है और टायर भी नए हैं, और राजीव की स्कॉर्पियो उस रास्ते से गुजरी है तो हमारी इनोवा तो आराम से निकल जाएगी। चिंता मत करो। अगली सुबह 5 बजते ही हम लोग निकल पड़े। दिल्ली की सोई हुई सड़कों पर गाड़ी दौड़ती चली गई। धीरे धीरे सूरज भी निकल आया, शहर पीछे छूटा और हरियाणा के खुले मैदान नजर आने लगे। बच्चे पहले तो उत्साहित थे, फिर झपकी लेने लगे। नीतू और मैं गाने सुनते हुए, कॉफी पीते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हरिद्वार से होकर ऋषिकेश तक का सफर सामान्य रहा। दोपहर में ऋषिकेश के पास एक ढाबे पर खाना खाया, ताजी पराठे और दही। फिर 2 बजे के करीब मैंने वो मोड़ लिया जिसे राजीव ने टाइम सेवर बताया था। NH 334 से एक संकरी सड़क पर, जिसका नाम बोर्ड पर लिखा था मोहनपुर गांव होते हुए चक्राता। शुरुआत तो ठीक थी, सड़क पक्की थी, हालांकि थोड़ी संकरी थी पर ठीक थी। दोनों तरफ घने जंगल, ऊंचे पेड़ जिनकी छाया में ठंडक थी। हवा में पहाड़ों की खुशबू आने लगी। बच्चे भी अब जाग चुके थे, खिड़की से बाहर झांकते हुए पेड़ों और कभी कभी दिखने वाले झरनों की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे सड़क बदलने लगी। पक्की सड़क का स्थान कच्चे पथरीले रास्ते ने ले लिया। गाड़ी हिलने लगी। अरे वाह, जंगल सफारी, आर्यन ने उत्साहित होकर कहा। नीतू ने मुझे देखा, उसकी भौहें थोड़ी तनी हुई थी। सब ठीक तो है ना अरुण? ये रास्ता तो बहुत खराब लग रहा है। हाँ यार, सब ठीक है, मैंने नीतू को जवाब दिया। मगर इस रास्ते को देखकर मैं खुद थोड़ा अनिश्चित महसूस कर रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। राजीव ने कहा था कि कुछ दूर कच्चा रास्ता है, फिर ठीक हो जाता है। GPS भी तो सिग्नल ठीक दिखा रहा है। हालांकि मोबाइल का सिग्नल अब कभी 2 बार तो कभी गायब हो रहा था। अब गाड़ी चलाते चलाते शाम के करीब 5 बज चुके थे। सूरज पेड़ों के पीछे ढलने लगा था।
जंगल में छाया गहराने लगी थी। हम एक विशेष रूप से खराब हिस्से से गुजर रहे थे। रास्ता सिर्फ मिट्टी और तीखे पत्थरों का बिछौना लग रहा था। तभी अचानक एक तेज भयानक आवाज हुई। धड़ाम। गाड़ी झटके से दाईं ओर झुक गई। मैंने जोर से ब्रेक मारे। क्या हुआ? नीतू चीखी। बच्चे डर से चुप हो गए। मैं कार से नीचे उतरा। सामने वाला दायां टायर पूरी तरह फट चुका था। पंक्चर नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे चीर डाला हो। मोटी रबर के टुकड़े बाहर निकले हुए थे। टायर फट गया है, मैंने कहा। मेरी आवाज में तनाव साफ झलक रहा था। स्पेयर टायर तो था, लेकिन इतने खराब रास्ते पर टायर बदलना और फिर आगे बढ़ना। अंधेरा होने वाला था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घना जंगल था, सन्नाटा, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से पक्षी की आवाज आ रही थी। फिर मेरी नजर थोड़ी दूरी पर पेड़ों के बीच झांकते कुछ घरों की छतों पर पड़ी। शायद वहां एक गांव था। मेरे अंदर राहत की लहर दौड़ गई। मैंने उत्साहित होकर नीतू और बच्चों को बताया, सामने एक गांव दिख रहा है, वहीं से मदद लेते हैं। शायद हमें कोई मैकेनिक मिल जाए, या कम से कम रात बिताने की जगह तो मिल ही जाएगी। हम जरूरी सामान जैसे पानी की बोतलें, टॉर्च, मोबाइल फोन, जिन पर अब एक भी बार सिग्नल नहीं था, लेकर पैदल चल पड़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक हवा में घुलने लगी। गांव के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, मोहनपुर गांव में आपका स्वागत है। हम धीरे धीरे गांव में प्रवेश करने लगे। गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं थी, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान। यहाँ बिल्कुल शांति थी। सिर्फ हमारे कदमों की आवाज और हवा का सरसराना सुनाई दे रहा था। मगर कुछ घरों में जा रहे थे, रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन वो रोशनी धुंधली और पीली सी लग रही थी, जैसे बहुत पुराने बल्ब जल रहे हों। कई घर तो बुरी तरह जर्जर हो चुके थे। उनकी छतें ऐसी थीं मानो अभी ढह जाएगी। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ खिड़कियों से वही धुंधली रोशनी झांक रही थी। ये देखकर थोड़ा अजीब लगा कि ऐसे जर्जर घरों में आखिर कोई कैसे रह सकता है। कुछ दूर और अंदर चलने पर हमें 2-4 लोग दिखे। एक बूढ़ा आदमी कुएं के पास खड़ा था। जैसे ही उस आदमी नजर हम पर पड़ी, वो बिल्कुल स्थिर हो गया। पानी की बाल्टी भी उसके हाथ में ठहर सी गई। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे हमें घूर रही थीं। उसी वक्त एक औरत ने झोपड़ी के दरवाजे से झांककर हमारी तरफ देखा। उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ आंखों की सफेदी चमक रही थी। जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, वो तेजी से अंदर सरक गई, जैसे कोई छिपकली हो। उनकी चाल में एक अजीब सा खिंचाव था। हवा भी अब और भारी लगने लगी थी। हवा में एक हल्की सी गंध थी, जैसे सीलन भरी बंद जगह की, जैसे पुराने तहखाने की। पापा, मुझे डर लग रहा है। आरवी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्यन भी चुपचाप नीतू से चिपक गया था। नीतू के चेहरे पर भी अब डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें चौंधियाई हुई सी महसूस हो रही थी। हर छोटी सी आवाज पर वो चौंक जाती थी। अरुण, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं भीतर से सहमा हुआ था, लेकिन मुखौटा ओढ़े रहा। कोई बात नहीं, देखो, शायद वहां एक चाय की दुकान है, चलो वहीं पूछते हैं। वो दुकान एक कोने पर थी, एक टिमटिमाते हुए केरोसिन लैंप से रोशन। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरे धंसी हुई थी। नमस्ते काका। काका, वो हमारी गाड़ी का टायर फट गया है, यही पास की सड़क पर। क्या यहाँ कोई मैकेनिक है? बूढ़े ने कुछ पल तक मुझे देखा, फिर धीरे से, बहुत धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज फुसफुसाहट की तरह निकली। यहाँ कोई मैकेनिक नहीं है बेटा, और ना यहाँ कभी फोन चलता, हमेशा नेटवर्क की समस्या रहती है। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अंधेरा होने से पहले ये गांव छोड़ दो। जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। उस चाय वाले की बात सुन हम बुरी तरह कांप उठे। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जो दशकों पुरानी लगती थी। पर काका, रात होने वाली है, बच्चे हैं। नीतू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कहीं ठहरने को जगह मिल सकती है एक रात के लिए? बूढ़े की आंखें पलक झपकाए बिना नीतू की ओर घूरने लगी। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और गांव के अंधेरे में खोते हुए उस गली की ओर इशारा किया जहां से हम आए थे। उसकी उंगली कांप रही थी। घर जाओ, दरवाजा बंद कर लो, जो भी सुनो बाहर मत निकलना, सुबह होते ही भाग जाना। उसकी बात खत्म होते ही दूर से गांव के बिल्कुल अंधेरे छोर से एक लंबी करुणापूर्ण कराह जैसी आवाज आई।
ये किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी मनुष्य के गहरे दुख की आवाज लगी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उस आवाज ने उसे भीतर तक छू लिया हो। जब उसने आंखें खोली तो उनमें एक आखिरी चेतावनी थी। वो शुरू हो गया, जाओ अब। मोहनपुर की छायाएं हम पर गहराती जा रही थीं। बच्चे सहमे हुए थे। नीतू का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। बूढ़े की आंखों में जमा हुआ भय और उस दूर से आई दर्द भरी कराह ने हमें अंदर तक डरा दिया था। उसने जिस गली की ओर इशारा किया था, हम उसी गली की ओर चल दिए। गांव की गलियां संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर भटकाने के लिए बनाई गई हों। धुंधली पीली रोशनी वाले घरों के दरवाजे, ऐसा लग रहा था मानो हमें घूर रहे हो। हमारी सांसें फूल रही थीं, न सिर्फ थकान से बल्कि उस घुटन भरी हवा और गहराते भय से। वो घर कहाँ है पापा? आर्यन ने फुसफुसाया। उसकी आवाज लगभग रोने जैसी थी। काका का घर जल्दी ही मिल जाएगा बेटा, मैंने जवाब दिया। बस चलते रहो। नीतू आरवी को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी नजरें हर छाया पर ठहर जाती, हर कोने से निकलने वाली हवा की सीटी से चौंक जाती। अचानक आरवी ने एक खाली झोपड़ी की ओर इशारा किया। वो बाकी घरों से ठीक ठाक नजर आ रही थी, लेकिन उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। शायद यही है काका की झोपड़ी, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। वो चरमराते हुए खुल गया। हवा में धूल और सड़ांध की गंध घनी थी। मैंने टॉर्च जलाई। किरणों ने कोने में जाले, टूटी हुई मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और फर्श पर बिखरी धूल को उजागर किया। यह निश्चित रूप से बरसों से खाली पड़ा था। क्या हम आज की रात यहाँ गुजारने वाले हैं? नीतू ने अविश्वास से पूछा। उसकी आंखें फैली हुई थीं। उस बूढ़े ने तो यही इशारा किया था, मैंने कहा। आवाज में थकान और हताशा का भार साफ महसूस हो रहा था। इससे बेहतर मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। चलो अब जल्दी से अंदर आओ, दरवाजा बंद करते हैं। हम सब अंदर दाखिल हुए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर अंधेरा छा गया। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा, दरवाजे में एक पुरानी लकड़ी की कुंडी थी। मैंने उसे लगा दी। वो ढीली थी, लेकिन कुछ सुरक्षा का भ्रम तो दे ही रही थी। हमने अपने स्लीपिंग बैग फर्श पर बिछाए, एक साथ एक दूसरे से सटकर बैठ गए। बच्चे डर और ठंड से कांप रहे थे। नीतू ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। गाना सुनाओ मम्मी, आर्यन ने फुसफुसाया। नीतू ने कांपते होठों से एक लोरी गाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज फटी हुई थी, रोने जैसी लग रही थी। बाहर का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज हुई, खिड़की के पास से, जैसे कोई लंबे नाखून धीरे धीरे कांच पर खरोंच रहा हो। हम सब बर्फ की तरह जम चुके थे। नीतू का गाना रुक गया। आरवी ने अपना मुंह हाथों से ढक लिया। खरोचने की आवाज थम गई। फिर दरवाजे के बाहर से गीली मिट्टी में पैर घिसटने की आवाज आई। ये आवाज इतनी पास लग रही थी जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली, मगर वहां कुछ नहीं था। लेकिन वो घिसटने की आवाज कुछ देर और चली, फिर धीरे धीरे दूर हो गई, जैसे कोई गली के नुक्कड़ पर मुड़ गया हो। बाहर कौन था पापा? आरवी ने रोते हुए पूछा। कोई नहीं बेटा, बस कोई जानवर होगा। मैंने उससे झूठ बोला, अपनी आवाज को स्थिर रखने की पूरी कोशिश करते हुए। लेकिन हम सब जानते थे जानवर ऐसे नहीं चलते। उसके बाद धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगीं। कभी किसी घर से टूटे कांच के गिरने की आवाज आती, तो कभी किसी पत्थर के गिरने की धमक। हर आवाज हमारी रीढ़ में बिजली सी दौड़ा देती। समय ठहर सा गया था। हम निगाहें गड़ाए कान खड़े किए बैठे थे, हर क्षण कुछ और भयानक होने की प्रतीक्षा में। फिर वो आया। खिड़की के पास जहां पहले खरोचने की आवाज आई थी, वहां एक छाया सी उभरी। यह कोई व्यक्ति की परछाई नहीं थी। ये लंबी टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे किसी की बेडौल गर्दन एक तरफ झुकी हुई हो। वो छाया इशारा करती हुई, पुकारती हुई सीधे आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। आर्यन, जो नीतू की गोद में सिमटा हुआ था, अचानक सीधा बैठ गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में चल रहा हो। वह खड़ा हुआ। आर्यन बेटा, नीतू ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस छाया ने उसे धक्का दे दिया। आर्यन सीधा उस खिड़की की ओर बढ़ने लगा, जहां वो टेढ़ी छाया उसे अपनी ओर खींच रही थी। आर्यन रुक जाओ, मैं चीखा। झपट्टा मारकर उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने मुझे घूरा, लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। और फिर एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। वो छाया या जो कुछ भी था, वो आर्यन को खींच रही थी। मैं उसे पीछे खींच रहा था, लेकिन वो छाया मुझसे ज्यादा ताकतवर थी। मैं अपने पैरों को जमीन पर जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खिसक रहा था।
अरुण, पकड़ो उसे, नीतू चीखी। नीतू ने आर्यन के दूसरे हाथ को जकड़ लिया। हम दोनों उसे पीछे खींच रहे थे, लेकिन उस छाया की शक्ति अथाह थी। आर्यन एक डोरी की तरह तना हुआ था। खिड़की के शीशे पर दरारें पड़ने लगीं, जैसे दबाव से वे फटने वाले हों। छाया और तेजी से हिलने लगी। तभी एक तेज चीख के साथ नीतू ने अपना एक हाथ छोड़ दिया और खिड़की की ओर मुड़ी। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और जितनी तेजी से चिल्ला सकती थी चिल्लाई, चले जाओ यहां से, हमें छोड़ दो, जाओ। उसकी चीख में डर नहीं, बल्कि एक जंगली मातृत्व जनित क्रोध था। उसी पल खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया। ठंडी सड़ांध भरी हवा का एक झोंका अंदर आया और एक जोरदार धमाका हुआ, और वो छाया धमाके के साथ फट गई, जैसे धुएं के बादल की तरह बिखर गई हो। आर्यन के शरीर में से तनाव गायब हो गया। वो नरम पड़कर मेरी बाहों में गिर गया। लेकिन उस विस्फोट ने सिर्फ छाया को ही नहीं, बल्कि नीतू को भी झटका दिया था। वो पीछे की ओर लड़खड़ाई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, आंखें फैली हुई, लेकिन अब उनमें जीवन नहीं था। उसके सीने पर, जहां किसी अदृश्य चीज ने उसे छुआ था, उसके कपड़े जले हुए थे और नीचे की त्वचा काली और झुलसी हुई थी, जैसे बिजली का तेज झटका लगा हो। वो बिना आवाज किए पीछे गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो सीधे उस टूटी हुई खिड़की पर टिकी हुई थी। नीतू! मेरी चीख गूंजी। आर्यन को फर्श पर छोड़कर मैं उसकी तरफ भागा। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो बर्फ जैसी ठंडी थी। उसकी कलाई पर नब्ज गायब थी। मम्मी, उठो मम्मी! आरवी चीखती हुई उसके पास आ गई, उसके चेहरे को हिलाने लगी। लेकिन नीतू अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उसकी आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं थी, सिर्फ अंतिम क्षणों का भय और आश्चर्य जमा हुआ था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके बालों को सहलाया। नीतू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उठो, प्लीज उठो। लेकिन वो कभी नहीं उठने वाली थी। उस पल गांव की सारी आवाजें, चीखें, हंसी, कराहें एक साथ दरवाजे पर हमला कर रही थी। दरवाजे की कुंडी हिंचकोले खाने लगी। झोपड़ी कांपने लगी थी। झोपड़ी की दीवारों से मिट्टी झरने लगी थी। पापा! आरवी की पुकार ने मुझे हकीकत में वापस लाया। वो आर्यन को हिला रही थी, जो अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसकी आंखों में अब जीवन नजर आने लगा था। मैंने नीतू के शरीर को देखा, फिर अपने जीवित बच्चों को। उस बूढ़े चाय वाले की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। लेकिन सुबह भी दूर थी और वे चीजें, वे अंदर आने को बेताब थीं। आरवी, मैंने आदेश देते हुए कहा, आवाज कर्कश लेकिन निर्णायक। अपना बैग उठाओ, आर्यन को पकड़ो, चलो अब। पर पापा, मम्मी, क्या मम्मी को यही छोड़ना पड़ेगा? आरवी ने कांपती आवाज में पूछा। अब हमें चलना होगा, उसे यहीं छोड़ना होगा। ये कहना मेरे जीवन का सबसे कठिन वाक्य था। मैंने नीतू के चेहरे पर एक आखिरी नजर डाली, उसकी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन वे खुली ही रहीं। फिर मैंने आर्यन को उठाया, जो अब पूरी तरह जाग चुका था। वो लगातार रो रहा था। मम्मी, मम्मी कहाँ है पापा? क्या वो मर गई है? मेरे पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, चुप रहो आर्यन और पकड़े रहो मुझे। आरवी ने हमारे बैग उठा लिए। मैंने टॉर्च उठाई और दरवाजे की कुंडी खोल दी। बाहर का दृश्य एक भयानक सपने जैसा था। गलियों में परछाइयां तेजी से दौड़ रही थीं, दीवारों पर चिपकी हुई, हवा में तैरती हुई। हवा में फुसफुसाहट की आवाजें गूंज रही थीं। हम उसी रास्ते भागे जिससे आए थे। जहां चाय की दुकान थी, वहां कोई नहीं था। लैंप बुझा हुआ था। हम सड़क की ओर भागे, जहां हमारी कार थी। पीछे से घिसटने और खुरचने की आवाजें तेज होती जा रही थीं। वे करीब आ रहे थे। हमारी सांसें फूल रही थीं, पैर लड़खड़ा रहे थे। आखिरकार हमने पेड़ों के बीच कार देखी। मैंने आर्यन को पीछे की सीट पर धकेला। आरवी भीतर कूदी। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हुआ। उसकी आवाज से मेरी जान में जान आई। मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया। फटे टायर की वजह से वो लंगड़ा रही थी, लेकिन चल तो रही थी। पीछे मुड़कर देखा। गांव से निकलने वाली पगडंडी पर अंधेरे में कई आकृतियां दिखाई दे रही थी। वे इंसानी नहीं लग रही थीं। वे टेढ़ी मेढ़ी थीं, लहराती हुई तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थीं। मैंने गैस पेडल पर पैर रखकर उसे जमीन में धंसा दिया। इनोवा हिचकिचाती, झटके खाती हुए आगे बढ़ने लगी। हम मुख्य कच्चे रास्ते पर पहुंचे और उसी दिशा में भागे जिस दिशा में जाना था। मसूरी से दूर, पीछा करती उन आकृतियों से दूर। गाड़ी में आर्यन जोर जोर से रो रहा था। आरवी सिसक रही थी, नीतू के बैग को कसकर पकड़े हुए थी। मैं सीधा सड़क पर देखता रहा। आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे, लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पर
मजबूती से जमे हुए थे। गाड़ी लंगड़ाती हुई फटे टायर के साथ अंधेरी सड़क पर भाग रही थी। पीछे उस कुहासे में टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां अब भी दिखाई दे रही थीं, हालांकि अब वह दूर होती जा रही थीं। उनकी उपस्थिति हवा में एक दबाव बनाए हुए थी, जैसे गर्दन पर चिपकी हुई सर्द सांस। मम्मी कहाँ है पापा? आर्यन का रोना सिसकियों में बदल चुका था। उसकी आंखें भय और भ्रम से भरी हुई थीं, मगर मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। गला रुंधा हुआ था। आरवी पीछे की सीट पर सिकुड़ी हुई थी, चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसकी निगाहें खालीपन से सामने की सीट पर टिकी हुई। वह नीतू की जगह थी, मगर अब खाली थी। हमारी इनोवा जोरदार झटके खा रही थी। फटा टायर जल्द ही पूरी तरह बर्बाद हो गया। रिम पथरीले रास्ते पर घिसटने लगी, चिंगारियां छूटने लगीं, नियंत्रण खोने लगा। पापा! आरवी की चीख ने मुझे झचकोरा। मैंने जोर से ब्रेक मारे। गाड़ी एक तेज मोड़ पर फिसलती हुई सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। एक भीषण धमाके के साथ हम रुके। एयरबैग फट चुके थे। धुआं और धूल भरी हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बच्चे ठीक हो? मैं खांसता हुआ चिल्लाया। हाँ पापा, हम ठीक है, आरवी की आवाज सुनाई दी। आर्यन फिर से जोर से रोने लगा। हम रेंगते हुए बाहर निकले। गाड़ी का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। इंजन से भाप निकल रही थी। यह अब कहीं नहीं जा सकती थी। हम जंगल के बीच अंधेरे में पूरी तरह फंस चुके थे। मोहनपुर की दिशा से आने वाला वो दबाव अब भी महसूस हो रहा था। हमने पास के एक विशाल पेड़ के पीछे शरण ली। मैंने बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। उनका शरीर कांप रहा था, मेरा भी कांप रहा था। नीतू का चेहरा, उसकी आखिरी चीख, उसके सीने पर वो जली हुई जगह मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था, उस अभिशप्त झोपड़ी में। रात बीतने का इंतजार करना जीवन भर के बराबर लग रहा था। हर छोटी सी आवाज, पत्तों की सरसराहट, रात के पक्षी की बोली हमें चौंका देती। कभी कभी हमें लगता कि दूर से घिसटने की आवाज या फुसफुसाहट सुनाई दे रही है, लेकिन अब कुछ भी हमारे करीब नहीं आ रहा था। शायद सुबह का उजाला उन्हें रोक रहा था। शायद हम पर्याप्त दूर आ गए थे। जैसे ही आकाश में पहली किरणें फूटी, जंगल का रूप बदलने लगा। अंधेरे के डरावने साए हट गए। पक्षियों का चहचहाना शुरू हो गया था, लेकिन हमारे भीतर का अंधेरा और गहरा हो गया था। सूरज पूरी तरह उगने के कुछ देर बाद एक पुराना ट्रक सड़क से गुजरा। मैंने सड़क पर कूदकर उसे रोक लिया। ड्राइवर एक दाढ़ी वाला आदमी था। वो गाड़ी की हालत देखकर हैरान रह गया। भैया क्या हुआ? सब ठीक तो है? उसने चिंतित स्वर में पूछा। हादसा हो गया, गाड़ी खराब है, बच्चे हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज टूटी हुई थी। प्लीज हमें अगले कस्बे तक छोड़ दो। उसने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। हम उसके ट्रक के केबिन में सवार हो गए। केबिन में सामान्य दुनिया की आवाजें, रेडियो का बजना, इंजन का गड़गड़ाना, ये सभी आवाजें हमें सुकून दे रही थी, जैसे हम किसी दूसरी दुनिया से लौटे हों। उसने हमें चक्राता के एक छोटे से पुलिस चौकी के पास उतार दिया। एक युवा सब इंस्पेक्टर ने हमारी रिपोर्ट सुनी। मोहनपुर, उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जैसे नाम सुनकर भी परेशानी हो। वो तो लगभग खाली पड़ा है भैया, कुछ बूढ़े लोग रहते हैं वहां। आपकी पत्नी की मृत्यु, भूत प्रेत। उसने हमारे चेहरों को देखा। शायद हमारा सदमा देखकर उसने मजाक करने का विचार छोड़ दिया। हम जांच करेंगे, आप लोग यहाँ आराम करो। उसने हमें चाय पिलाई और एक कमरे में बैठने को कहा। कुछ घंटों बाद वह लौटा। सिवाय झुंझलाहट के उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था। हम गए थे मोहनपुर में। हमें कोई झोपड़ी खाली नहीं मिली। सब या तो ताला बंद थीं या खाली पड़ी थीं। बूढ़े चाय वाले ने कहा, उसने कल शाम कुछ शहरी लोगों को देखा था जो कार का टायर बदलने में मदद मांग रहे थे, लेकिन वो जल्दी चले गए। उसने किसी औरत का शव नहीं देखा। कोई टूटी खिड़की भी नहीं थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। ये मुमकिन नहीं हो सकता था। हम वहां थे। नीतू, वो वहीं है। भैया शोक मनाइए, उसने दयापूर्वक कहा, लेकिन उसकी आंखों में संदेह था। शायद गाड़ी दुर्घटना में ही उनकी मृत्यु हुई। आप सदमे में हैं। वो गांव, वो सब छलावा था। आरवी ने फुसफुसाया। उसकी आंखों में आंसू थे। सब इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, जैसे किसी बच्चे की काल्पनिक बातों को टाल रहा हो। हम आपकी गाड़ी को वापस लाने का इंतजाम करेंगे। आप लोग दिल्ली कैसे जाएंगे? हमने एक टैक्सी का इंतजाम किया। वापसी की यात्रा सपाट सड़कों पर हुई, सुरक्षित और सामान्य। लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल कब्रिस्तान जैसा था। आर्यन सो गया था, कभी कभी सिसकता हुआ जाग जाता। आरवी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा पत्थर जैसा बेजान बन चुका था। मैं अपने हाथों को देखता रहा।
वे हाथ जो नीतू को नहीं बचा सके, वे हाथ जो उसे वहीं छोड़ाए। घर पहुंचने पर खालीपन भयानक था। नीतू के चप्पल दरवाजे पर पड़ी थी, उसकी किताब सोफे पर रखी थी। आर्यन ने फिर से पूछा, मम्मी कब आएंगी? मैंने उसे गले लगा लिया। मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। आरवी सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। दिन बीतते गए। पुलिस ने नीतू को लापता दर्ज किया। गाड़ी वसूल कर ली गई। उसका क्षतिग्रस्त सामने का हिस्सा उस रात की भयावहता की गवाही दे रहा था। लेकिन मोहनपुर के बारे में उनका रुख वही रहा, एक उजाड़ गांव, कोई सबूत नहीं। हमारा परिवार बिखर चुका था। आरवी अब बहुत कम बोलती थी, अपनी किताबों में खोई रहती थी। आर्यन कभी कभी रात को चीखता हुआ जाग जाता था। एक रात जब सब सो रहे थे, मैं नीतू के सामान को देख रहा था जो आरवी ने उस खाली झोपड़ी से बचाकर निकाला था। एक छोटा सा बैग, उसमें उसकी चाबियां, एक रूमाल और उसका पसंदीदा लिप बाम था। और फिर एक चीज और, एक पुरानी सूखी पत्ती जिस पर कुछ खरोंच के निशान थे। ध्यान से देखा तो उस पत्ते पर कुछ लिखा था, शायद किसी ने जल्दी में लिखा था। उस पर सिर्फ 2 शब्द थे, हल्के से लेकिन स्पष्ट। उस पर लिखा था, वापस कभी मत आना। मैं उसे देखता रहा, पत्ती मेरी उंगलियों के बीच कांप रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ये कहानी आपको? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई डरावनी जगह है जिसके बारे में आप जानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ग्रेवयार्ड वॉइसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।